Neonatology Forum. And I think, he has to see to it this year and next year Pankaj has to deliver everything. So this is what the whole thing is. He's the main instrumental along with... Honored to be here and getting associated with the Gynecological Forum. And as Professor Chilani would always say, nothing can happen to newborns. You cannot bring any major improvements in newborn care until and unless there is a talk going on with the obstetricians around. And this is how things go. And for this, we are already late. I would just rush so that I will demonstrate some of the things. In fact, जब डॉक्टर शारदा जैन मैडम का आया, मैडम का जो विजन होता है, जो कहने का तरीका वो होता है, वो ये होता है कि हमें कुछ मतलब का करना है, खाली बैठ के काम दिखाना नहीं है. तो मैं चाहती हूँ कि जो ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं जो सुने, वैसे तो सबको सुनना चाहिए, बट 15, 20, 100 जितने भी हैं वो सब सुने, वो कुछ मीनिंगफुल सुने और उनको वो छोटी छोटी बातें जो है वो बताइए. आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें नहीं बताना. तो मैडम ने मुझे 10 पॉइंटर दिया. आप देखिएगा उसमें 10 पॉइंटर दिया है. उनके भी अगर मैं 2-2 स्लाइड बनाता तो 20 मिनट ऐसे निकल जाएंगे वो 10 पॉइंट के बोलने में ही. तो मेरे पास कुछ करने को था नहीं. मेरे हर स्लाइड का मसौदा भी मैडम ने तैयार किया था. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि whenever resuscitation has to happen or whenever a delivery has to happen, आपकी इक्विपमेंट चेकलिस्ट होनी चाहिए. एंड दैट इक्विपमेंट, मैडम ने जो कहा कि इक्विपमेंट सारे के सारे होने चाहिए, तो एक चेकलिस्ट आप रख लीजिए. जो हमने करा, डॉक्टर कल्पना हमारे साथ है, मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं मैम सीनियर, तो हमने लेबर रूम के अंदर एक मैम चेकलिस्ट बना रखी है और रोज़ सुबह जो डॉक्टर है और जो नर्स है वहाँ की सिस्टर है मैडम की, जो लेबर रूम की स्टाफ नर्स होती है, वो उसको चेक करती है कि ये सारी चीज़ें कि भाई वार्मर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शीट्स हैं कि नहीं है, सक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सक्शन कैथेटर साइज़ का है कि नहीं है, ईटी ट्यूब साइज़ की है कि नहीं है, लैरिंगोस्कोप चल रहा है कि नहीं चल रहा है. ऑल दोज थिंग्स विच आर देयर इन दिस. आपका पल्स ऑक्सीमीटर चल रहा है कि नहीं चल रहा, जो ड्रग्स हैं, इंजेक्शन हैं, सिरिंजेस हैं, उतनी मात्रा में रखी है कि नहीं रखी है. सो एवरीथिंग इज डन एवरी डे. सो दिस इज समथिंग विच अगर आप ये कर लेंगे तो जो अरे लैरिंगोस्कोप नहीं मिल रहा, लैरिंगोस्कोप काम नहीं कर रहा है, या बैग नहीं काम कर रहा है, बैग कहाँ रख दिया, बैग धुला हुआ नहीं है, all that will not happen until unless we have a checklist, madam. So I think having a checklist कि आपको कितने में करना है. सक्शन मशीन चल रही होती है, सक्शन का प्रेशर नहीं चेक करा हुआ होता है. सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैडम ने मेरे को कहा था कहने के लिए कि आप जितने भी आपके, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के अपने नर्सिंग होम होते हैं एंड ऑब्स्टेट्रिशियंस रन द शो इन अ लेबर रूम. इनफैक्ट जब मैं अपोलो में था, सो वी वर जस्ट दी वर्कर्स एंड मैडम डॉक्टर शीला मेहरा मैडम आई थी हमारे पास अपोलो में उन दिनों, और मैडम का क्या रुतबा था डॉक्टर शीला मेहरा का, और हम सब तो मैडम के लिए ही काम करते थे अपोलो में. आई थिंक दैट इज़ द काइंड ऑफ रुतबा ऑब्स्टेट्रिशियन हैज़. सो प्लीज़ आप जस्ट चेक कर लीजिए. सो रेडिएंट वार्मर मैडम ने कहा कि आपको दिखाना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो हर ऑब्स्टेट्रिशियन को थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए. बिकॉज आप लेबर रूम में जाते हैं, आप लेबर देख रहे होते हैं, और आपके पास एक विजिटिंग न्यूरोटोलॉजिस्ट है या विजिटिंग पीडियाट्रिशियन जो आता है और जाता है, वो उससे जुड़ा हुआ नहीं होता है. वो आपके रेडिएंट वार्मर से भी जुड़ा नहीं है. वो एज्यूम करता है कि आपका जो स्टाफ है उसको पता होना चाहिए, और स्टाफ सोचता है कि हमें किसी ने सिखाया नहीं है. तो सारी जिम्मेदारी उस जगह की ऑब्स्टेट्रिशियन की है जो लेबर करा रही है. तो आपको मैडम ने सही कहा था कि कैसे प्रोब होना चाहिए. तो मैं एक वीडियो है जो मैं, ये वार्मर है जिसमें ये लकीली ये अच्छा वार्मर है, जिसके अंदर आपको टी पीस भी है, इसके अंदर ब्लेंडर भी है, इसके अंदर विंग स्केल भी है, सक्शन भी है. सो एवरीथिंग इज देयर इन दिस. सो बट जो हमने भारत के लिए, देश के लिए बनाया वीडियो, मैं उसको आपको दिखा रहा हूँ. Warmer has the following parts. First, the control panel with the display. The control panel allows us to regulate the temperature of the neonate, and the display shows us the baby's temperature as measured by the temperature probe attached to the baby's skin. As you can see, there are two modes available in this radiant warmer. One is the servo mode and other is the manual mode. Manual mode is used to preheat the warmer in the birthing area 20 to 30 minutes before the anticipated delivery.
before the anticipated arrival of the neonate in the SNCU or NICU to maintain the thermoneutral environment and to ensure that the mattress and the sheet are pre-warmed before receiving the neonate. Whereas the servo mode is used in the SNCU or NICU by attaching the sensor probe to the baby's skin. Always remember to set the desired temperature of the neonate to 36.5 degrees centigrade in the control panel while using the servo mode. This will help to regulate the amount of heat being dissipated by the warmer to maintain the baby's temperature. The control panel has a heater output display which indicates how much is the heater output of the radiant warmer. It may range from 0 to 100% depending on the set temperature and the baby's temperature. In case the baby is hypothermic and the baby's temperature is less than the set temperature, the heater output will increase automatically, and as soon as the baby's temperature reaches the desired set temperature, the heater output wanes off. Other parts of the radiant warmer consist of bassinet for placing the neonate. The overhead heating rod is made of ceramic or quartz element to provide radiant heat which is reflected by the parabolic reflector onto the baby in the bassinet. The skin probe is to be used while the baby is kept under servo mode. It is attached to the baby's skin at the right hypochondrium to record the temperature of the neonate. Once the infant is received under the warmer in the SNCU or NICU, place the baby under the warmer. It is important to change the mode to servo mode, attach the temperature probe to the neonate and use it in the servo mode. Now we will learn the steps to use the radiant warmer. First, connect the warmer to the mains and switch on the unit. If there is an anticipated delivery or a baby is expected to arrive at the SNCU or NICU, select the manual mode 20 to 30 minutes prior to the delivery to allow quick pre-warming of the bassinet covered with the linen. After placing the baby in the bassinet under the radiant warmer in the birthing area, perform the initial steps of resuscitation. In case of a baby received in SNCU or NICU, place the baby under the preheated warmer, then select the servo mode and set the desired temperature of the baby at 36.5 degrees centigrade. For the selection of the temperature, there is a temperature selection button available on the control panel. The person first presses the set button and then presses the up and down buttons to set the desired temperature. Connect the skin probe to the baby's right upper quadrant of the abdomen with the skin-friendly adhesive. Make sure that the temperature probe is attached appropriately while using the warmer in the servo mode. If the probe becomes loose, प्रॉब्लम ये आती है कि स्किन प्रोब अलग पड़ा रहता है, बच्चा हो भी जाता है, उस पर होने के बाद बच्चे को लगाते नहीं है, बच्चा वार्मर के नीचे पड़ा रहता है और स्किन प्रोब नहीं होता है और लगातार हीटर फुल ब्लास्ट 100% हीटर आउटपुट देता रहता है, उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं. बच्चा पैदा होने के बाद इस प्रोब को बच्चे के साथ जरूर अटैच करना है. दिस इज समथिंग विच इज सो इम्पोर्टेंट विच मैडम वांटेड. 0.5 degrees Celsius. A baby with apnea
will either be not breathing or shall have a gasping respiratory pattern. Severe respiratory distress is defined as presence of any one of the following: a respiratory rate of more than 70 per minute, presence of severe intercostal or subcostal retractions, and presence of grunting. Central cyanosis refers to bluish discoloration. डिलीवरी के टाइम पे जब आप बच्चा ले रहे हैं तब आपका बच्चे का हेड आपकी तरफ होगा. सो दिस इज जब आप डिलीवरी के बाद ले रहे हैं. वो एसेंसियूज में जब बच्चे रख रहे थे तो बच्चे का हेड उस तरफ रखा था. अदरवाइज जब डिलीवरी के टाइम पे है सो योर द बेबीज हेड शुड बी एट योर साइड. आई थिंक दैट वाज ऑल विद दिस वीडियो व्हिच आई वांटेड. या नाउ आई कैन गो टू फुल मोड अगेन. Is achieved. If the temperature is achieved, then heater output will automatically come down. ठीक है. So delivery room temperature is another thing which you must know. मैडम ने बहुत ज़रूरी से कहा है. हमारे फुल लेबर रूम ओटी के अंदर वो फुल ब्लास्ट, भाई मुझे पसीना आ रहा है और मुझे नहीं चाहिए, दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट डन. आई थिंक 23 to 25 हमने इंडिया में 26 to 28 रखा था. हमारी किताब में जो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की किताब है भारत सरकार की, डॉक्टर चिलानी सर ने लिखी है, तो उसके अंदर 26 to 28 है. दैट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर एनी बडी. बट येस, जो अमेरिकन अकेडमी का है दैट इज़ 23 to 25. आई थिंक 23-24 इज़ फेयर एनफ. वो रूम टेम्परेचर से भी अच्छा है. उसमें किसी को पसीना नहीं आना चाहिए. किसी को आ रहा है तो फिर वो अपना थायराइड स्टेटस चेक करा ले. दैट इज़ ऑल. ठीक है. सो दैट इज़ ऑल विच नीड टू डू. सो आपको फैन वैन बंद करने हैं, सेंट्रल एसी बंद करना है. दैट इज़ समथिंग विच मैडम वॉज नोइंग. एंड अदरवाइज वी नो कि हमारा हीट के लॉसेस के तरीके क्या है. वो जो गीला पड़ा रहता है बच्चा इवेपोरेशन के लिए, बिकॉज आपने बच्चे को सुखाया नहीं है, ड्राई नहीं करा है, दैट इज़ कॉजिंग प्रॉब्लम. अगर आपका जो बेसिनेट है वो वार्म नहीं है, या फिर आपने सीधा उसको ठंडे वेइंग स्केल पे लेटा दिया तो ठंडा हो जाएगा, ठंडे कपड़े लगा दिए, ऑल दोज विल बी कंडक्शन. एंड इफ योर रूम इज, योर वॉल इज कोल्ड, योर रूम ambient temperature is lesser, and you have lot of almirahs everywhere, steel almirahs, which will take radiation, which will give heat from the babies, so it will be a cause of radiation loss also. And obviously if there are fans going around causing convective losses also. So this is the radiation and convective losses which happens. The air droughts are there. Other thing madam wanted all of us to know about newborns is हम डिस्ट्रेस को कैसे पहचाने. एक रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का बच्चा आ रहा है और उसको हम, कोई कहता है कोई कहता नहीं है, तो मैडम का जो कहना था वो बिल्कुल वाजिब है कि हमको पता चलना चाहिए. और हम जो अब एक लैंग्वेज बोलते हैं पीडियाट्रिशियन सर, तो हम डाउनी स्कोर के करते हैं. सो अगर आप मुझे कोई बच्चे का डिस्ट्रेस बोलेंगे, आप बोलें, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे बताएंगे उसका डाउनी स्कोर कितना है. सो वी नो ऑब्जेक्टिवली कि एक बच्चे का लेवल ऑफ डाउनी स्कोर या डिस्ट्रेस का ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग क्या है. इसके 5 पैरामीटर्स हैं. दे आर 5 पैरामीटर: रेस्पिरेटरी रेट, साइनोसिस, ग्रंटिंग, रिट्रैक्शंस एंड एयर एंट्री. एंड दिस इज अगर 3 तक का है तो हम माइल्ड डिस्ट्रेस बोल रहे हैं. 4 to 5 is a moderate respiratory distress which will require non-invasive ventilation, CPAP. And if it is more than 6, certainly the child is going into impending respiratory failure and would require positive pressure ventilation or intubation. In this video, we shall learn about routine care in the delivery room. Routine care should be provided to all babies who establish spontaneous breathing at birth. It consists of 2 important elements, that is skin to skin contact and delayed cord clamping. After the delivery of a spontaneously breathing baby, place the baby onto the mother's abdomen in skin to skin contact. Gently turn the head to one side in order to allow the secretions, if any, to collect. Wipe the mouth and the nose if required. Dry the baby. Remove the wet linen and cover the baby with warm sheet. Clamp and cut the cord after at least 1 minute. Allow the baby to crawl towards the mother's breast for breastfeeding.
the attending doctor or सो दे ये चीज़ें आराम से दे सकते. ग्रंटिंग की आवाज़ अगर ऐसी कोई आवाज़ आ रही है विच इज़ अ फोर्स एक्सपिरेशन अगेंस्ट अ सेमी क्लोज ग्लॉटिस के अगेंस्ट कोई एक्सपायर करना चाह रहा है, जोर लगा रहा है, तो वो आवाज़ आपको लेबर रूम में सुनाई दे जाएगी. जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है या पोस्टनेटल वार्ड के अंदर सुनाई दे जाएगी या नर्सरी के अंदर हमें सुनाई दे जाएगी. दूर से कमरे से आते ही घुस पता चल जाता है कि कोई बच्चा ग्रंट कर रहा है. और ये सबसे अगर एडल्ट भी कोई कर रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाला, इसका मतलब वो रेस्पिरेटरी फेलियर में गया, उसको तो इंट्यूबेट ही करना पड़ेगा. ऑक्सीजन एक और बात है, मैडम ने जो मुझे बोला था, मैं कुछ पॉइंट्स ही बता रहा हूँ डॉक्टर, आई विल बी गोइंग फास्ट अबाउट दिस ऑल्सो. तो ऑक्सीजन 100% ऑक्सीजन हम इस्तेमाल करा करते थे 2000 में जब हम पढ़ते थे. जब मैं GTB में रेजिडेंसी कर रहा था, एसआरशिप कर रहा था मैम, 95 to 2001 आई वॉज देयर, एंड we were using 100% oxygen for all resuscitation because that is what was done. We were giving oxygen. And from there, we have come down in 2010 when we said no, it will be all room air only. सबको सिर्फ रूम एयर ही होगा. और 10 साल के अंदर से, और दैट स्टडीज हैव कम फ्रॉम मौलाना मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थ राम जी की स्टडीज से प्रेरित होकर उन्होंने करा है. सो दिस इज अ स्टडीज विच सेड नाउ नो, बट देर आर थिंग्स दैट प्रीटर्म बच्चों में वी वुड रिक्वायर सम हायर डिग्री ऑफ ऑक्सीजन. एंड सो द न्यू NRP is actually telling us about that in term babies we will start at room, but in preterm babies हमें 30% के आसपास देना पड़ता था when they were less than 32 weeks, less than वाले. अब उसमें 3 कैटेगरी बना दी गई हैं, and this is a blender which you should have. प्रॉब्लम ये है कि nobody is investing in this blender. सर सरकार भी नहीं कर रही है, ठीक है. सरकार मुझे अपने यहाँ पे ब्लेंडर के लिए अभी मैं जैसी बाहर पीछे अभी ऑब्जेक्शन, अभी भी फ़ोन आया मुझे कि मैंने वार्मर में ब्लेंडर वाला फाइल अभी रिजेक्ट करी उन्होंने कि क्यों मांग रहे हो, इतना महंगा क्यों मांग रहे हो, 31 तारीख आने वाली है, अभी भी नहीं दे रहे मुझे, ठीक. सो आई हैव आस्किंग अगेन दिस, अ ब्लेंडर एट एवरी डिलीवरी पॉइंट इज़ एन एसेंशियलिटी. आप रेगुलेटेड ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो तो फिर उसके बाद ROP कैसे बचा लोगे और डेथ कैसे बचा लोगे. सो दिस इज नाउ विद द न्यू NRP to 2025 guideline, and we know because you are in Kailash and and people where you are managing less than 32 weeker babies also, babies who are preterm babies also, and these are the babies who would require a higher degree of concentration, and because we want them not to be hypoxic and face the features of hypoxia. So here there is now from 32 to 34 weeks 30%, and 35 weeks and above 21%, and less than 32 weeks you can give higher degrees more than 30%. But NRP has not said, the American Heart Association has not said what should be that 30%. So Dr. Satyan has actually said we have to look at every, and they said हर 30 सेकंड के बाद जब रेसिस्टेशन हो रहा है तो आप गेज करेंगे कि उसका सैचुरेशन, ये जो मिनट दे रखे हैं कि 2 मिनट के अंदर 65 से 70 होना चाहिए था, 3 मिनट पे 70 to 75%. So having a pulse oximeter, COVID में everybody has a pulse oximeter, a good pulse oximeter जो बच्चों का ले सकता है, वो फिंगर टिप वाला नहीं. एक अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर 40-50 हज़ार का आ जाता है, ठीक है, आप ले लेंगे. 30-40 हज़ार का भी अच्छा मिल जाएगा, और मसीमो लेना चाहेंगे तो 70-80 हज़ार में वो भी मिल जाएगा. So एक अच्छा पल्स ऑक्सीमीटर is very essential to pick up saturations of babies, and then only you need to titrate with oxygen. Not giving oxygen is bad, but giving 100% oxygen is very, very bad, because that will make the babies blind and will lead to medical legal repercussions also on you also. So that also has there. So we need to titrate every 30 seconds the oxygen and see that our target oxygen saturation for that minute is achieved or not achieved. So this is something which is the goal which is to be done at every place of deliveries. I wanted to show this video for a while, again little bit, I will just. In this video, we shall learn about routine care in the delivery room. Routine care should be provided to all babies who establish spontaneous breathing at birth. It consists of 2 important elements, that is skin-to-skin contact and delayed cord clamping. After the delivery of a spontaneously breathing baby, place the baby onto the mother's abdomen in skin-to-skin contact. Gently turn the head to one side in order to allow the secretions
if any, to collect, wipe the mouth and the nose if required. Dry the baby, remove the wet linen and cover the baby with warm sheet. Clamp and cut the cord after at least 1 minute. Allow the baby to crawl towards the mother's breast for breastfeeding. The attending doctor or अब ये बताइए, आप सब में से पहले दिल पे हाथ रखिए, ठीक है, फिर बताइएगा कि सब दिल पे हाथ रख के बताइए, और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट कि आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि कितने लोग, क्योंकि 60-70% सिजेरियन हो रहे हैं, ठीक है, बल्कि ज़्यादा भी हो रहे होंगे, तो सिजेरियन में भी क्या आप डिलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। क्या आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक है, सो आई एम सो गुड डॉक्टर मंजूषा, आई एम सो हैप्पी। डॉक्टर मंजूषा बड़ा था आप, वेरी गुड। सो आई एम सो, मैं दोनों बोल रहा था वैसे, पहले अभी मैं डिले की बात कर रहा था। हाँ ठीक है, अभी मैं पहले डेफर्ड कॉर्ड क्लैंपिंग कह रहा था कि कॉर्ड क्लैंपिंग डिलेड है कि नहीं है, उसके लिए हाथ खड़ा हो गया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, ए 1 पॉइंट डन। अब जो दूसरा पॉइंट है जो डॉक्टर पंकज कह रहे हैं, क्या स्किन टू स्किन करते हैं कि नहीं करते हैं? सो दैट वुड रिक्वायर अ टीम वर्क, having a pediatrician there to hold the baby on the mother's abdomen on the cesarean table. So that would require, अभी मैं भी उसको चैलेंज को फेस कर रहा हूँ, luckily madam is here only. So anesthesia has to agree, we have to agree, and then we should be inside the OT के अंदर पीडियाट्रिशियन भी आएगा तब पकड़ेगा। वो बेचारी ऑब्स्टेट्रिशियन बच्चा भी पैदा करेंगे, बच्चे को स्किन कुछ में करेंगे, फिर बाकी क्या करेंगे, फिर वो यही काम करेगी क्या? ठीक है, तो ऑब्स्टेट्रिशियन भी होगा, पीडियाट्रिशियन भी होगा, एनेस्थेटिस्ट भी होंगे, वो सब मिलके करेंगे तभी ये काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आते हैं इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग आप वहाँ पे करा सकते हैं। सो आई विल जस्ट स्टॉप हियर बिकॉज ये यूपी के अंदर कानपुर के पास एक नया मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे आजमगढ़ या कोई और मेडिकल कॉलेज पे उन्होंने एक स्टडी करी सिजेरियन में इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग की ऑन द टेबल, स्किन टू स्किन एंड ब्रेस्ट फीडिंग, एंड दे कुड डू एज अ क्वालिटी improvement program also. Yeah. So I think I don't have any other video, so I'll go to now this. अरे आ रहा हूँ सर, आपने बिल्कुल सही कर दिया, आ गया देखो, you just said what you said the ball rolling in fact. So मैडम ने जो डॉक्टर शारदा जान मैडम ने मुझे कहा सक्शन, तो आप बिल्कुल मैडम के बात से कह रहे हैं। तो मैडम ने अगला सवाल मुझे दिया था सक्शन का, कि सक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इस एनआरपी में सक्शन हटा दिया गया है। ठीक है, इट इज वार्म, ड्राई, स्टिमुलेट, ठीक है, एंड पोजीशन, ठीक है, हाँ, क्लियर एयरवे इफ सो रिक्वायर्ड। हर बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी का तो सक्शन करना ही नहीं है आपको कभी, जो बच्चा रो गया उसके मुंह में कुछ डालना नहीं है आपको। डू नॉट टच, डू नॉट डू एनीथिंग। आप कॉर्ड तक तो काटे नहीं दे रहे हम, तो फिर कैसे करेंगे? एंड देयर इज अ स्टडी विच आई एम नाउ रेफरिंग टू बाय डॉक्टर अरुण सिंह, जो उन्होंने 9000 बच्चों में करी और पेडिकॉन में प्रेजेंट करी थी, और उन्होंने तो कॉर्ड को काटा ही नहीं कभी भी, प्लेसेंटा आउट होने तक भी नहीं काटा ही नहीं। उन्होंने बोला सारा नेचर बताता है, किसी जानवर का नहीं कटता है, तो इंसानों का क्यों कटेगा? सो ही डिड दिस इन 9000 बेबीज, द स्टडी इज अबाउट टू गेट, ही डिड सम रेंडमाइजेशन आल्सो, एंड ही हैज सीन कि बच्चे कहाँ पे ज़्यादा बच रहे हैं, रेसिस्टेशन की जरूरत कितनी पड़ रही है, कितनी देर में हार्ट रेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ऑल दैट ही हैज डन, एंड दैट स्टडी he is sending it for publication. Let's see how it goes. So he has presented the whole data and showed videos of babies getting resuscitated with the cord intact on the table only in Kolkata medical colleges. 9000 deliveries attended like this. So suction तो करना ही नहीं है, और जो gentle flicking of sole था वो ऐसा भी नहीं करना। अब जो stimulation करना है, जो डॉक्टर, it should be a firm rub. वो पहले जो बैक मार के ऐसे मारते थे, ठीक है, मैंने देखा अपने टाइम पे, ठीक है, सो ठीक है, ऐसे मारते थे, वो से हटके फिर आप इतने जेंटल हो गए हैं कि कोई कुछ स्टिमुलेट ही नहीं कर रहा है, अब ऐसे कर रहे हैं, हाँ ठीक है, ऐसे कर दिया, ये भी नहीं चलेगा।
क्योंकि स्टिमुलेशन हेल्प्स, स्टिमुलेशन से कई बच्चे ब्रीदिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें आपको फर्म 3 ब्रेथ्स आप बैक पे 1 2 इतना जब आप पोंछ रहे हैं उसको, पोंछने के बाद फिर भी 1 2 3 बार आप उसको स्टिमुलेट करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड सक्शन नहीं करना चाहिए, और सक्शन अगर जो स्टिमुलेशन है उसको कई बार लोग लगे रहते हैं। मैं अभी मैं सबके सामने कह सकता हूँ वैसे, क्योंकि मैंने, आप बताइएगा मत किसी को, मैंने कैमरा लगा रखा है अपने रजिस्ट्रेशन एरिया में, ठीक है, आई कैन सी राइट नाउ ऑल्सो, दैट इज बिकॉज माई ऑब्स्टेट्रिशियन हेल्प मी आउट, ठीक है। सो आई हैव कैमरा वेयर आई कैन वॉच लाइव राइट नाउ ऑल्सो व्हाट इज हैपनिंग इन माई रजिस्ट्रेशन एरिया, ठीक है। दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेज एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इट इज नॉट फॉर मेडिकल लीगल पर्पसेज, राइट। सो हाँ, so it is there and we know what is happening, कितनी देर, how कैसे इम्प्रूवमेंट लाना है, इतना पढ़ाने सिखाने के बाद भी जब अचानक बच्चा नहीं रोता तो कैसे लोग हड़बड़ाते हैं। वो अच्छे लोग जिनको ट्रेनिंग करा रखे सब हड़बड़ा जाते हैं, घबराते हैं, और वो कुछ भी कर लेते हैं, जो ऐसे चल रहा होता है, सब कुछ ऐसा चल रहा होता है जब बच्चा नहीं सांस लेता, इट गिव्स, एंड दैट इज अ सिनेरियो व्हेन इट इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ज़्यादा स्टेक नहीं है। इमेजिन व्हाट विल हैपन इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, देयर इज टू मच ऑफ अ स्टेक, टू मच इज एट स्टेक, लोग बहुत घबरा जाएंगे। बट मानना यह है कि अगर आप किताब के हिसाब से चलें, देखें, और आपने करा है ऐसा ही है, यू विल बी मच सेफर देन जस्ट पैनिकिंग एंड नॉट डूइंग थिंग्स राइटली। सो गुड, सो आप बहुत देर मत कीजिए। नहीं करा ना, डॉक्टर पंकज ने करा तो था यहाँ पे, डॉक्टर पंकज ने लास्ट टाइम करा था दिल्ली आईपी से, इस बार आपका नंबर है, ठीक है। सो पीपीवी वी हैव दिस एंड आई डोंट वांट टू शो दिस, आई जस्ट वांटेड टू, एक मैडम ने और बोला चीज, पीपीवी और ये दोनों है, मैं आपको 2 सेकंड के लिए डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा बिकॉज दैट इज वन ऑफ द लास्ट पॉइंट्स ओनली, आई थिंक यही लास्ट है। हाँ, या Usually comes in capacity of 240 ml or 500 ml. The main parts of the self-inflating bag are body of the self-inflating bag. The rear of the bag has 2 inlets, namely an oxygen inlet and air inlet, which also serve as the site for reservoir attachment. Patient outlet, which has the inspiratory valve or fish mouth valve and the expiratory valve. Pop-off valve is situated on the top of the bag. Face mask is attached to patient outlet and comes in sizes of 0 and 1. The indications for the bag and mask ventilation include an apneic or gasping baby after initial steps of resuscitation, or baby with heart rate less than 100 beats per minute after initial steps of resuscitation. Check functionality of the self-inflating bag before use by pressing the face mask firmly against the palm and squeezing the bag. Squeeze the bag and hear the hissing sound. You will feel the pressure on the palm. See the up and down movement of pop-off valve. Also see that the bag re-inflates immediately after squeezing. The bag and mask is now ready for use. Before we start the use of bag and mask, ensure that you stand at the head end or on the side of the neonate so that you can appreciate the chest rise. Ensure that the baby's head is placed in a sniffing position. This can be achieved by placing a shoulder roll underneath the shoulders. Along with this, ensure that the airway of the baby is cleared of secretions. The mask should cover the baby's nose and mouth from the tip of the chin to the base of the nose. It is important to achieve a tight seal for effective bag and mask ventilation. Bag and mask ventilation is delivered by squeezing the bag and assessing the chest rise. The rate of delivery of ventilation should be 40 to 60 breaths per minute. This can be achieved by providing ventilations in the following sequence. Squeeze 2-3, squeeze 2-3, squeeze 2-3, squeeze 2-3, squeeze 2-3,
assess for an increase in heart rate and look for chest rise to ensure one is providing effective ventilation. If after 5 inflations there is no chest rise and heart rate is less than 100 beats per minute, perform the following ventilation correction steps. Readjust the mask to ensure a tight seal and reposition the baby in sniffing position. Provide 5 breaths again. Squeeze 2, 3. 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 If the heart rate is still less than 100 beats per minute or chest rise is not adequate, then clear any secretions